नमस्कार। आज अपने बात करेंगे एमए फाइनल ज्योग्राफी की। एमए फाइनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। एमए प्रीवियस का ज्योग्राफी का रिजल्ट आ चुका है। अब फाइनल में अगर आपकी बीएड की हुई है तब तो आपको फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आ रही है उसके लगे हुए होंगे। अगर नहीं लगे हुए हैं तो आपको लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए जो योग्यता है वो बीएड आपकी की हुई है। एमए होते ही जो भर्ती आएगी उससे पहले आपकी एमए हो जाएगी। ना भी होती है तो आप तैयारी करके बढ़िया से देना एग्जाम, एक्सपीरियंस जरूर होगा। अब बात जिन्होंने बीएड नहीं की है, आगे बीएड करनी है, अभी एमए फाइनल ईयर है, उनके लिए प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका है। एमए फाइनल के अंतर्गत है, उन्हें नेट की तैयारी करनी चाहिए साथ में, और साथ के मैंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं एमए फाइनल के अंतर्गत जो जो बुकें लगती है उनके बारे में बताऊंगा, और जो ज्योग्राफी से एमए करना चाहते हैं उनके बारे में नया सेमेस्टर में क्या लगेगा, क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए, क्या वो पढ़ रहे हैं या क्या जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है तब तक उन्हें क्या पढ़ने चाहिए, उनके बारे में किताबों के नाम है, कौन से राइटर की बढ़िया किताबें हैं वो बताऊंगा। अब आगे से मैं जो भी आपको टफ टॉपिक लगे, यानी कोई भी यूनिट के अंतर्गत, वैसे तो आप खुद पढ़ सकते हो एमए के अंतर्गत हो तो किताबों से, फिर भी कोई टॉपिक आपको टफ लगे, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं पढ़ा दूंगा आपको। अब एमए प्रीवियस के अंतर्गत और एमए फाइनल के अंतर्गत, एमए प्रीवियस के अंतर्गत जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें 4 किताब लगेगी। पहली किताब का नाम है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, और दूसरी किताब है भू आकृतिक विज्ञान से संबंधित, और तीसरी है आर्थिक भूगोल, और चौथी किताब है पर्यावरण भूगोल। इसमें जो 2022, 23 और 24 के अंतर्गत सिलेबस विश्वविद्यालय ने जारी किया था, उनमें जो 5 यूनिटें फर्स्ट से 5 यूनिटें, उनमें से आपके सेमेस्टर में पहले जो भी लेक्चरर हैं जो सिलेबस बना रहे हैं या जो सिलेबस बनाएंगे या सिलेबस पर राय देते हैं उनसे बात की है मैंने। पीछे बीए का जो सेमेस्टर का सिलेबस जारी किया है, बीए में ये भी ऑप्शनल वाला हटा के वापस लिखित करने की बात चल रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही एमए और बीए का सिलेबस आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आपको मेरा मानना ये है कि पहली, दूसरी और तीसरी यूनिटें जो सिलेबस में दी हुई है वही क्या है, एमए प्रीवियस सेमेस्टर के अंतर्गत आपका सिलेबस लगेगा। यानी इन चारों किताबों में पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट जो सिलेबस पहले लगता था वही अपने डालेगा, यूनिवर्सिटी जारी करेगी। चौथी और 5वीं यूनिट नंबर है 4 और 5वीं यूनिट सेकंड सेमेस्टर जो एमए प्रीवियस के अंतर्गत, फर्स्ट सेमेस्टर में पहली 3 यूनिटें इन्हीं चारों किताबों के सेम क्रम रहेगा, और इन्हीं 4 किताबों, इन 3 यूनिटों की 5 यूनिटें बना दी जाएगी। अब जो एमए प्रीवियस के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर होगा उसके अंतर्गत चौथी और 5वीं यूनिटें डालेंगे भी। जहां तक संभावना है यूनिवर्सिटी इसी प्रकार से सिलेबस जारी करेगी, इन 2 यूनिटों में से 5 यूनिट बना के आपको सिलेबस देगी। अगर सिलेबस में फिर भी कोई उथल पुथल होती है तो कोई भी नया टॉपिक विशेष तौर से अलग से नहीं जोड़ा जाएगा। इन्हीं यूनिटों को पहले सेमेस्टर में लगा दिया, वो दूसरे में लगा दिया। कोई भी यूनिवर्सिटी हो भारत के अंतर्गत, यूजीसी के अंतर्गत यही सिलेबस लगभग यूनिवर्सिटियों में लगता है। एमए प्रीवियस के अंतर्गत यही 4 किताब है। अब एमए फाइनल के अंतर्गत कौन सी ऑप्शनल किताब लगती है, कौन सी आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शनल में एक किताब तो पहली लगती है भारत का वृत्त भूगोल, वो तो सबके लिए अनिवार्य है। आगे वाले पेपरों के अंतर्गत 6ठ, 7वां और 8वें पेपर में आपको एक किताब चुननी है। सारे यूनिटों के अंतर्गत 100 सारी किताबों में से 100 नंबर का पेपर आएगा। अब कौन सी यूनिट से कौन से सेक्शन के अंतर्गत कितने प्रश्न बनेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एमए प्री और फाइनल में ये पैटर्न सेम ही था पीछे। अब सेमेस्टर में थोड़ा सा क्या है, सेक्शन के अंतर्गत है प्रश्न वही रहेगा सिनेरियो तो, लेकिन क्या है सिलेबस के अंतर्गत है। अब ए, बी और सी सेक्शन पेपर 3 पार्टों में बंटा हुआ आएगा। एमए प्री और फाइनल के अंतर्गत सेमेस्टर में आएगा, उसी में क्या है अंक बार घटाया जाएगा थोड़ा सा, और एमए फाइनल के अंतर्गत क्या अंक बार रहेगा उसके बारे में बता देता हूं। ए सेक्शन में 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।
इसमें भी 10 प्रश्न आएंगे, 5 + 5 है, अथवा में आएंगे। एक प्रश्न का 7 अंक होगा और आपको 5 करने हैं, यानी 35 नंबर का बी सेक्शन होगा, 20 नंबर का ए सेक्शन होगा। और सी सेक्शन के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे, कोई 3 करने हैं आपको, कोई 3 करने हैं। एक प्रश्न का 15 अंक आपको दिया जाएगा, यानी ये सेक्शन 45 नंबर का होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एमए के अंतर्गत 55% जर्नल कैटेगरी के अंतर्गत पुरुष है तो नेट क्वालिफाई करने के लिए एमए के अंतर्गत आपको होना चाहिए। एमए अपेयरिंग के अंतर्गत यदि आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमए से पहले भी नेट कर लेते हो तो आपको 2 साल के अंतर्गत 55% अंक के साथ आपको नेट की डिग्री देनी होती है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपने कहीं भी फॉर्म फिल किया है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, उसके अंतर्गत एमए जब इंटरव्यू होगा उससे पहले एमए और नेट की डिग्री देनी है आपको। तो आप ये मत सोचना भी अभी मेरी नेट नहीं है, एमए नहीं है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं या ना करूं, आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो आरपीएससी का अपना सिलेबस है उसी की सेम है, कॉपी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस है, उसे आप देख सकते हैं। एमए फाइनल के अंतर्गत 5वां जो पेपर है सबके लिए कंपलसरी लगता है, कौन सा है? 5वां पेपर होगा आपका भारत का व्रत भूगोल। ये पेपर नंबर है, पेपर का कोड है 5वां। बाकी आपकी पहली किताब होगी, किताब कौन सी होगी? पहली होगी। तो 5वीं किताब नहीं है, 5 इसका क्या है? कोड है। 4 आपकी किताबें एमए के अंदर पढ़ ली है, ये किताब कौन सी है? 5वीं है। पहली किताब लगेगी भारत का वृहत भूगोल, जो क्या सभी के लिए सम्मान है। इसके अंतर्गत भारत का भौतिक प्रदेश, जलवायु, वर्षा, कृषि, खनिज, जनसंख्या, राजस्थान के बारे में, पशुधन है। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। भारत का भौतिक प्रदेशों का विभाजन, यानी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 भौतिक प्रदेश है। पहला हिमालय, दूसरा है भारत उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय द्वीप समूह, तटीय मैदान, और 5वां है द्वीप समूह। एक मरुस्थलीय प्रदेश भी और पढ़ते हैं जिसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है जलवायु। भारत की जलवायु, उस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी भारत में मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, लेकिन क्या है, उत्तर से शीत जो हवाएं आती है उसे हिमालय रोक लेता है, तो मुख्यतः भारत में उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु का प्रभाव रहता है। दक्षिणी भारत के अंतर्गत जलवायु समुद्री तटीय क्षेत्र ज्यादा होने के कारण समकारी जलवायु पाई जाती है। जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे अपने, उसके बारे में आप विस्तार से, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके बारे में वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके बाद में वनस्पति, भारत की वनस्पति कौन सी है, शीतोष्ण कटिबंध में कौन सी पाई जाती है, उष्ण प्रदेश में कौन सी है, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है, जीरोफाइट्स जो कि शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन है, पर्णपाती वन है, इनके बारे में इस किताब में आपको पढ़ना है। इसके बाद में अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, सदावाहिनी आंतरिक अपवाह। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो लगभग क्या है, सदावाहिनी नदियां हैं, यानी वो बर्फ से अपना जल प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियां भी कुछ एक नदियां सदावाहिनी है, कुछ एक क्या है, वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण भारत की नदियां प्राचीन समय से बह रही है, यानी प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वहां पर क्या है, अपरदन का प्रभाव ज्यादा नहीं है। तो उत्तरी भारत की नदियां अपरदन की क्रिया, निक्षेपण की क्रिया अधिक करती है दक्षिण भारत की अपेक्षा। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है मृदा के प्रकार। मृदा के कौन कौन से प्रकार है? अब मुख्यतः जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, काली मृदा। मृदा के गठन कैसे होता है, कौन कौन से प्रकार है? मृदा का वैज्ञानिक प्रकार, वैज्ञानिक आधार पर प्रकार, जिसे वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल है, वर्टिसोल है और एंटी सोल है में बांटा गया। उसे भी आजकल प्रश्न आरपीएससी, यूपीएससी चाहे कोई भी हो वो ज्यादा पूछ रही है, तो इनके बारे में अपने अध्ययन करना है। इसके बाद में जल संसाधन। जल संसाधन, जल क्या एक संसाधन है जिसे बहुउद्देश्य परियोजनाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा, ऊर्जा, जलीय ऊर्जा के द्वारा कौन कौन से उपयोग है लिए जा रहे हैं। कृषि में कितना उपयोग होता है, उद्योगों के लिए इसके क्या क्या उपयोग है, मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है, जल का प्रदूषण इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है अपने। इसके बाद में है सिंचाई। सिंचाई के कौन कौन से साधन है, तालाब है, नदियां हैं,
नहरें हैं, पाइपलाइनें हैं। इसके बाद में कृषि, प्रमुख खाद्य एवं वाणिज्य फसलें, कृषि पढ़नी है। कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनके बारे में पढ़ना है। वाणिज्य फसलें जिसमें तंबाकू, कॉफी, चाय और नरमा जिसे कपास भी कहा जाता है शामिल की जाती है, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में पढ़ना है हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत के अंतर्गत स्वामी MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई, भारत के अंतर्गत कितने चरणों में लागू हुई, इसके बारे में पढ़ना है। हरित क्रांति के अंतर्गत प्रथम जो चरण था उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया, हरित क्रांति के क्या प्रभाव रहे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगला टॉपिक है खाद्य सुरक्षा, जलवायु, कृषि, प्रदेश, खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधन, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश। अब औद्योगिक प्रदेशों में मुख्यतः सबसे पहला या प्राचीन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है और सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है मुंबई हाई औद्योगिक प्रदेश है, गुजरात का औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से भारत के मुख्य छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक प्रदेश जो कि खनिज आधारित है औद्योगिक प्रदेश है, इस आधार पर बांटा गया है। इन्हें अपने इसमें पढ़ना है। अगला है उद्योग जनसंख्या का वितरण, गंतव्य एवं वृद्धि। इसके बाद में जनसंख्या नीतियां एवं समस्याएं पढ़नी है। जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र उनकी समस्याएं, सामाजिक आर्थिक विकास में असमानता, भारत में प्रादेशिक नियोजन एवं नियोजन प्रदेश, रेल सड़क अंतर्देशीय रेल मार्गों का विकास, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, सुनामी है, इनके बारे में पढ़ना है। अब इनमें से अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से लगभग कुछ एक टॉपिक नहीं लगते हैं जो आपको विशेष ध्यान उन पर नहीं देना, यानी अपने जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत टॉपिक लगते हैं उनका सिलेबस पहले डाउनलोड कर लेना, पीछे का पेपर निकाल लेना। RPSC का 2022 में पेपर हुआ था वो आप देख लेना, उससे पहले 2018 के अंतर्गत 16 वाले भर्ती का 18 में पेपर हुआ था। कौन कौन से टॉपिकों में किस प्रकार से प्रश्न बने हुए उन्हें निकाल लेना और भारत के अंतर्गत जो ये किताब लगती है वो आप ध्यान से पढ़ना, उससे बार बार रिविजन करना। अब इसके बाद में अगला जो छठा पेपर है, छठी जो किताब लगती है यानी छठा पेपर है, उनमें से कोई एक विकल्प है चुनना है। इसमें से 4 किताबें आपको दी हुई, A, B, C और D। अब छठा जो पेपर होगा आपका दूसरा पेपर होगा, इसे छठी किताब है मानेंगे। इनमें से यानी एक ABCD 4 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से आपको कोई एक किताब है चुननी है। इसके अंदर जो पहली किताब है वो आपकी लगेगी नगरीय भूगोल। जो भी लगभग अपने कॉलेजों में पढ़ाते हैं सब है यही पेपर है, आपको चॉइस करने या विकल्प है चुनने को बोलते हैं, क्योंकि यही किताब ज्यादातर पढ़ाई जाती है। नगरों के बारे में, प्राचीन आधुनिक नगर कैसे बने, नगरों को नियोजन कैसे हुआ, नगर से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में ये किताब दी हुई है। अमलैंड का सिद्धांत है, ब्रेगस का सिद्धांत है, इसके बारे में इसमें दिया हुआ होगा। आगे वाली किताब है प्रादेशिक नियोजन एवं उनका विकास, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, यानी प्रदेश का नियोजन कैसे किया जाए, उसका विकास है कैसे किया जाए। विश्व में सबसे पहले प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा टेनिस नदी घाटी की संयुक्त राज्य के अंतर्गत है वो स्टार्ट की थी। भारत के अंतर्गत सबसे पहले प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के आधार पर कौन सी नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी को नियोजित किया गया था, उसके बारे में आपको थोड़ा कमेंट में बताना है भी कब स्टार्ट हुई और टेनिस नदी घाटी कब स्टार्ट हुई, उसका मुख्य नियोजकर्ता कौन था। ये किताब है प्रदेशों के नियोजन, यानी जो क्षेत्रीय असंतुलन है, क्षेत्रीय विकास से संबंधित असंतुलन है, कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और कोई असमृद्ध होते हुए प्राकृतिक संसाधन उसमें नहीं है या प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या कम है, उसे संतुलित विकास कैसे किया जाए, ये प्रादेशिक नियोजन से संबंधित अवधारणा है। अब इसके बाद में आगे वाली जो किताब है सांस्कृतिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ये अपनी संस्कृति से संबंधित है, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश जनजातियां इनके बारे में इस किताब में पढ़ना है। आगे वाली जो किताब है वह है पर्यटन का भूगोल, पर्यटन भूगोल। ये पेपर के अंदर जो चौथी किताब है वो पर्यटन भूगोल की, यानी इसमें पर्यटन से संबंधित ये किताब लगती है। आपको इन चारों में से कोई एक पेपर के लिए किताब चुननी है। 5वां पेपर तो भारत का भारत भूगोल है जो सबके लिए कंपलसरी है। छठे पेपर में लगभग तो
कॉलेज वाले इसी किताब के लिए बोलते हैं नगरीय भूगोल के लिए, लेकिन आप प्रादेशिक नियोजन भी चुन सकते हैं। सांस्कृतिक भूगोल जो ये किताब है ये भी क्या है, आसान है। इनसे भी कल्चरल जियोग्राफी से भी ज्यादातर कॉलेज लेक्चरर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रादेशिक नियोजन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से प्रादेशिक नियोजन करता था, जैसे अपने पहले नेट वाले में दिया हुआ था चंडीगढ़ का नियोजन करता, चंडीगढ़ शहर का प्रारूप करता कौन था, ली कार्बुजियर। दिल्ली का कौन था, लुटकिंस। कोलकाता का कौन था, जॉब चार्नोक। इस प्रकार से भी कौन से शहर को नियोजित तरीके से बसाया गया, कौन से प्राचीन तरीके से बसे हुए, इसके आधार पे आप प्रश्न देखकर आपको जो किताब बढ़िया लगे इन चारों में से एक है चुन सकते हैं। आगे वाली यूनिट के अंतर्गत अब 7वें पेपर के अंतर्गत 1 से 4 पेपर एमए प्रीवियस के। अब 5वें से 8 तक जो 4 पेपर होंगे वो क्या है, एमए फाइनल के हैं। तो 7वां पेपर के अंतर्गत भी कोई 3 कोई 4 में से विकल्प के रूप में एक बुक चुननी है। यानी 4 किताब आपको दी होगी, उनमें से आपको कोई भी एक किताब इस 7वें पेपर के लिए चुननी है। पहली जो किताब है वो कौन सी है, जैव भूगोल या बायो जियोग्राफी। इसमें जैविक भूगोल से संबंधित अध्ययन करना है अपने को। जो दूसरी किताब है 7वें पेपर में वो है कृषि भूगोल से संबंधित, 7वें पेपर के अंतर्गत तीसरी जो किताब है वो है भूगोल में मात्रात्मक विधियां। भूगोल में मात्रात्मक विधियां। अब 7वें पेपर में जो चौथी किताब है वो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। अब लगभग सारे कॉलेज वाले इसी किताब को प्राथमिकता देते हैं। 7वें पेपर के लिए यही किताबें चुनने के लिए बोलते हैं। लेकिन कॉलेज व्याख्याता के अंतर्गत और यूजीसी नेट के अंतर्गत ये सारी किताबें जो मैंने आपको 6ठे पेपर की बताई थी, 7वें पेपर में 8वें पेपर में जितनी भी किताबें हैं हर एक किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचना भी ये कॉलेज में सारे स्टूडेंट यही किताब ले रहे हैं तो मैं भी यही चुनूं। अब जैसे मान लो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल आसान सी किताब है, आप इसमें कृषि भूगोल भी चुन सकते हो। कृषि भूगोल भी आसान किताब है। भूगोल में मात्रात्मक विधियां कौन सी है, सबसे पहले मात्रात्मक विधियां की जो शुरुआत है वो बर्टन ने की थी। मात्रात्मक विधियां का अर्थ है भी भूगोल के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से गणितीय विधियों को उपयोग में लाकर शुद्धता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत है जरीब फिता सर्वेक्षण है, सांख्यिकी विधियां, माध्य माध्यिका बहुलक है आदि विधियों का समावेश करके शुद्धता या प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक तरीके से जानना इस विधियों के अंतर्गत शामिल है। ये किताब है सांख्यिकी भूगोल से संबंधित है। अब इसके बाद में जो 8वां पेपर लगेगा उसमें से कौन कौन सी किताबें हैं 4 वो आपको और बता देता हूं। 8वां जो पेपर है इसमें भी A, B, C और D 4 में से कोई एक पुस्तक, 4 में से कोई एक बुक चुनाव करनी। पहली जो किताब है वो राजनीतिक भूगोल है। राजनीतिक भूगोल है आर्टलैंड का सिद्धांत। ये सारे आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, यूजीसी के। रिमलैंड का सिद्धांत है, वायु सेवर्स्काई का सिद्धांत है। दूसरी जो किताब है वो है औद्योगिक भूगोल। तीसरी जो किताब है वो है जलवायु एवं समुद्र विज्ञान। जलवायु एवं समुद्र विज्ञान। चौथी जो किताब है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है। रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस। अब इनमें से कौन सी किताब है आपको आसान है जो चुननी है, लगभग कॉलेज वाले प्राथमिकता इसे देते हैं, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान, क्योंकि जो आपकी
फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भौतिक भूगोल लगती थी, उसका जो अब सेकंड सेमेस्टर में जो किताब लगती है वो जलवायु में समुद्र विज्ञान से संबंधित है। 11वीं में आप पढ़ के आए हो जलवायु में समुद्र विज्ञान, ये किताब आसान है, ये चुन सकते हो आप। राजनीतिक भूगोल चुन सकते हो, ये भी परीक्षा की दृष्टि से यूजीसी में भी फर्स्ट ग्रेड में भी इसका बढ़िया रोल है। और GIS और रिमोट सेंसिंग कॉलेज लेक्चरर में इसमें जिसका ये पार्ट है बढ़िया है। रिमोट सेंसिंग की शुरुआत है कैसे इसके अंतर्गत है रिमोट सेंसिंग एवं GIS है, यानी किस प्रकार से रिमोट सेंसिंग के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। GPS है, GIS है, वेक्टर है, रोस्टर प्रणाली है, ये जो विधियां हैं इनके द्वारा किस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इनके अंतर्गत कौन कौन से यंत्रों को शामिल किया जाता है उनके बारे में अपने पढ़ सकते हैं। इस किताब को अभी आप चुन सकते हो। इनमें से सबसे जो आसान है वो जलवायु में समुद्र विज्ञान है, ये भी आप चुनाव कर सकते हो इस किताब का भी। अब इनके अंतर्गत कौन सी आपको बढ़िया लगे वो आप पर निर्भर है। तो BA आपकी हो चुकी है, B.Ed अगर चल रही है या B.Ed नहीं की है तो आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हो। MA फाइनल के अंतर्गत आप 8वें पेपर में से इन चारों में से कोई एक किताब चुन सकते हैं। अब इसके बाद में आपकी MA के अंतर्गत आपको थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है भी 55% से ज्यादा अंक बन जाए। वैसे बन सकते हैं, क्या बन ही जाएंगे, क्योंकि 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 400 नंबर किताबों से आपको लेने हैं। प्रीवियस के अंतर्गत बढ़िया नंबर आपके बने हुए होंगे और फाइनल के अंतर्गत भी बन जाएंगे। आप थोड़ा सा, अगर आपकी B.Ed हुई है और आपकी MA चल रही है, फाइनल है, अभी प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका है, तो आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पेपर को भी बढ़िया से तैयार करें और सेकंड को भी तैयार करें। इसके लिए अरिहंत का आप पर्सन बैंक ला सकते हैं, साथ साथ में आप ऑप्शनल भी निकालते रहना, जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया रहेगा कि कौन से पर्सन RPSC पूछ रही है। RPSC के अंतर्गत यूथ का भी जो पर्सन बैंक आता है वो भी बढ़िया है अरिहंत के अलावा। अरिहंत के अंतर्गत क्या है, UPSC के प्रश्नों के, पुराने प्रश्नों के समावेश ज्यादा है, जिसमें जनसंख्या से संबंधित आंकड़े 2001 के बाद में अपडेट हो चुके हैं, 2011 में अभी और अपडेट हो सकते हैं। आप ज्यादा राजस्थान वाले पुराना ही पढ़ लेना। राजस्थान की ज्योग्राफी है जो वो 2011 वाली जनगणना है, 33 जिलों के आधार पर अभी तक प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, फिर भी आपको क्या पढ़ना है मोटा मोटा आप कमेंट के अंतर्गत पूछ सकते हैं। कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है उसके बारे में मैं और बता दूंगा। जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी कर दूंगा, क्योंकि पीछे 2022 में मेरी B.Ed हुई है तो मैंने 2022 वाला फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दिया हुआ है, उसका मुझे अनुभव है। 2 या 3 बार मेरी नेट भी हुई है, तो नेट के अंतर्गत तो मैं वैसे कहूंगा तो नहीं, वैसे एक्सपर्ट ही हूँ। 10 यूनिटें फर्स्ट पेपर में लगती है, जिसके अंतर्गत शिक्षण अभिवृत्ति, शोध, बोध, संप्रेषण, गणितीय एवं तर्क से संबंधित जो 6ठी यूनिट है, 7वीं यूनिट इसके अंतर्गत है रीजनिंग से संबंधित है, 8वीं यूनिट संचार से संबंधित है, संचार या कम्युनिकेशन से संबंधित है, 9वीं यूनिट पर्यावरण एवं लोक विकास है और 10वीं उच्च शिक्षा से संबंधित है। उसके बारे में आप पूछ सकते हो, मैं अगर कोई भी समझ में नहीं आती है। 10वीं यूनिट में उच्च शिक्षा से संबंधित है। और सेकंड जो पेपर है नेट का वो भी MA के अंतर्गत ही ज्यादातर किताबों में से उठाया जाता है। आप MA को ध्यान से पढ़ना, जिससे आपकी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी और नेट की तैयारी भी बढ़िया से हो जाएगी। आप नेट करके, अगर आपकी B.Ed नहीं है तो मेरा मानना यही है भी आप नेट करके उसके बाद में B.Ed करते हो। फर्स्ट ग्रेड की बाद में भर्ती मेरे हिसाब से थोड़ी लेट आएगी, तो उससे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा की भर्ती आ रही है उसका सिलेबस लेकर थोड़ा सा एक बार आप पेपर देख के जरूर देखना, उससे आपको अनुभव होगा। धन्यवाद।